अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट ने इसकी पहली कड़ी में पुस्तक को संक्षिप्त रूप में 3 मिनट में समेटने की कोशिश की थी, किंतु अब हर पाठ से पहले हम उनसे सुनेंगे कि पाठ में जो बातें कही गई हैं, असल में उनमें निहितार्थ क्या है। तो आइए, ये जो दूसरा पत्र है, शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया, सुनते हैं इस बारे में राजेंद्र भट्ट क्या कहते हैं। दूसरे पाठ में प्रकृति की किताब से ही बात आगे बढ़ती है। तब की बात जब धरती पर कुछ नहीं था, फिर अनेक तरीके के प्राणी आए और फिर आए बड़े जानवर, और फिर बड़ी बात साझा करते हैं शिक्षक, दोस्त और पिता जवाहरलाल। वो क्या है जो मनुष्य को तमाम जानवरों से अलग करता है? विशाल हाथी को महावत कैसे नियंत्रित कर लेता है? पिता बताते हैं कि वो ताकत है सोचने की, विवेक की, और इसी ताकत से इंसान ने सीखा पशुओं से काम लेना, आग जलाना, खेती करना, फिर गांव और नगर बसाना, भोजन के साथ, जीने के तरीकों के साथ तरह तरह के प्रयोग और आगे बढ़ते जाना। पिता ने भी बात आगे बढ़ाई। अपने अनुभव, अपने सुख दुख बांटने के लिए बनी भाषाएं और उन्हें स्थायी रूप देने को बनी लिपियां। वहीं से आई हाथ से भोजपत्र यानी पत्तियों और फिर कागज पर लिखी पोथियां। गांव बने, शहर बने और फिर देश बन गए। यहाँ पहुंचकर लोकतंत्र, विश्व मानवता और शांति के पुजारी नेहरू पड़ताल करते हैं कि अंध राष्ट्रवाद की मानसिकता की शुरुआत कैसे हुई। चुटकी लेते हैं कि क्योंकि लोग अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते थे, इसलिए कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी से समझा
कि वे और उनका देश दूसरों से बेहतर है, और फिर वे बेवकूफ़ दूसरों से लड़ने लगे। अब भी बहुतों की समझ में नहीं आता कि लड़ना और एक दूसरे को मारना मूर्खता है और इससे किसी का भला नहीं होता। मूल अंग्रेजी पत्र में नेहरू 10 साल की बच्ची को मज़े मज़े में बताते हैं कि ऐसा सोच कितना फुलिश और स्टूपिड है, और खेल खेल में जैसे पक्का कर रहे हैं कि बिटिया इंदिरा जीवन में प्रियदर्शिनी रहे, स्टूपिड न बने। और फिर नेहरू बताते हैं कि कैसे तब के राजाओं ने अपने समय की स्मृतियां बनाए रखने के लिए पत्थरों, स्तंभों पर उनका विवरण लिखा। नेहरू अपने देश के महान शासक अशोक का जिक्र करते हैं। इस तरह वह इतिहास के स्रोतों की सही पड़ताल का पाठ भी पढ़ा देते हैं। भारत के गौरव ग्रंथों रामायण और महाभारत से पुत्री को परिचित कराते हैं नेहरू जी, और फिर वह देश की गरीबी और विदेशी शासकों के दौर में कुछ न कर पाने की मजबूरी का जिक्र करते हैं। इसके साथ ही बिटिया को उम्मीद का पाठ भी पढ़ाते हैं कि ये दौर हमेशा नहीं रहेगा, हम भी आज़ाद होंगे तो यूरोप के देशों जैसे खुशहाल हो सकेंगे। और इस तरह नन्ही इंदिरा के मन में पिता ने देशभक्ति की, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदारी की चिंगारी डाल दी, वो भी बिना उबाऊ उपदेश के और बिना किसी भड़काऊ भाषण के। तो अब हम पत्र पढ़ रहे हैं, शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखना शुरू किया। अपने पहले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है। इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियां, नदियां, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल है। ये किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियां मिल सकती हैं। इसके पत्थर के पृष्ठों में हम जो कहानियां पढ़ेंगे वे परियों की कहानियों से कहीं सुंदर होंगे। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने जमाने का हाल मालूम हो जाएगा जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर न था। जो जो हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी तादाद कैसे बढ़ती गई। उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे उन आदमियों की तरह न थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत कम फर्क था। धीरे धीरे उन्हें तजुर्बा हुआ और उनमें सोचने की ताकत आई। इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया। यह असली ताकत थी जिसने उन्हें बड़े से बड़े और भयानक से भयानक जानवरों से ज्यादा बलवान बना दिया। तुम देखती हो कि एक छोटा सा आदमी एक बड़े हाथी के सिर पर बैठकर उससे जो चाहता है करा लेता है। हाथी बड़े डील डॉल का जानवर है और उस महावत से कहीं ज्यादा बलवान है जो उसकी गर्दन पर सवार है। लेकिन महावत में सोचने की ताकत है और इसी की बदौलत वो मालिक है और हाथी उसका नौकर। ज्यों-ज्यों आदमी में सोचने की ताकत बढ़ती गई उसकी सूझ भी बढ़ती गई। उसने बहुत सी बातें सोच निकाली। आग जलाना, जमीन जोतकर खाने की चीजें पैदा करना, कपड़ा बनाना और पहनना और रहने के लिए घर बनाना, ये सभी बातें उसे मालूम हो गईं। बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बने। शहर बनने के पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। तब तक उन्हें जमीन से खाने की चीजें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था। न उनके पास चावल थे, न गेहूं जिससे रोटियां बनती हैं, न तो तरकारियां थीं, न दूसरी चीजें जो हम आज खाते हैं। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हों, मगर ज्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे।
ज्यों ज्यों शहर बनते गए, लोग तरह तरह की सुंदर कलाएं सीखते गए। उन्होंने लिखना भी सीखा, लेकिन बहुत दिनों तक लिखने को कागज न था और लोग भोजपत्र या ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। आज भी बाज पुस्तकालयों में तुम्हें समूची किताबें मिलेंगी जो उसी पुराने जमाने में भोजपत्र पर लिखी गई थी। तब कागज बना और लिखने में आसानी हो गई, लेकिन छापे खाने न थे और आजकल की भांति किताबें हजारों की तादाद में नहीं छप सकती थी। कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत के साथ हाथ से उसकी नकल की जाती थी। ऐसी दशा में किताबें ज्यादा बहुत नहीं थीं। तुम किसी किताब बेचने वाले की दुकान पर जाकर चटपट किताब न खरीद सकती थीं। तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती और उसमें बहुत समय लगता। लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर होते थे और आज भी पुस्तकालयों में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो हाथ से बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई हैं। हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत, फारसी और उर्दू की किताबें मिलती हैं। अक्सर नकल करने वाले पृष्ठों के किनारों पर सुंदर बेल बूटे बना दिया करते थे। शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी। जो लोग एक मुल्क में पास पास रहते थे, उनका एक दूसरे से मेलजोल हो जाना स्वाभाविक था। वे समझने लगे कि हम दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़कर हैं और बेवकूफी से उनसे लड़ने लगे। उनकी समझ में यह बात न आई और आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि लड़ने और एक दूसरे की जान लेने से बढ़कर बेवकूफी की बात और कोई नहीं हो सकती। इससे किसी को फायदा नहीं होता। जिस जमाने में शहर और मुल्क बने, उसकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी कभी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं हैं। हां, दूसरी चीजों से हमें मदद मिलती है। पुराने जमाने के राजे महाराजे अपने समय का हाल पत्थर के टुकड़ों और खंभों पर लिखवा दिया करते थे। किताबें बहुत दिन नहीं चल सकती, उनका कागज बिगड़ जाता है और उसे कीड़े खा जाते हैं, लेकिन पत्थर बहुत दिन चलता है। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। कई सौ साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। उसने उस खंभे पर अपना एक आदेश खुदवा दिया। अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हैं। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वालों ने किए थे। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां बसती थीं। तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार जमाने का हाल भी मालूम होगा जब रामायण और महाभारत लिखे गए और हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश था। आज हमारा मुल्क बहुत गरीब है और एक विदेशी जाति हमारे ऊपर राज कर रही है। हम अपने ही मुल्क में आजाद नहीं हैं और जो कुछ करना चाहें नहीं कर सकते। लेकिन यह हाल हमेशा नहीं था और अगर हम पूरी कोशिश करें तो शायद हमारा देश फिर आजाद हो जाए, जिससे हम गरीबों की दशा सुधार सकें और हिंदुस्तान में रहना उतना ही आरामदेह हो जाए जितना आज यूरोप के कुछ देशों में है। मैं अपने अगले खत में संसार की मनोहर कहानी शुरू से लिखना आरंभ करूंगा। तो ये दूसरा पत्र था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया होगा, किताबें कैसे बनी, किस तरह से पत्थर पर संदेश और अपने समय का इतिहास लिखा हुआ है जो आज दुनिया भर के अजायब घरों में, संग्रहालयों में, म्यूजियम जिन्हें हम कहते हैं, वहां देखा जा सकता है। और इस पत्र की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो आज भी बहुत मुफीद हैं, बहुत सटीक हैं, जिनमें पंडित जी ने लिखा है कि अगर हम पूरी कोशिश करें तो शायद हमारा देश फिर आजाद हो जाए, जिसमें हम गरीबों की दशा सुधार सकें और हिंदुस्तान में रहना
उतना ही आरामदेह हो जाए जितना कि आज यूरोप के कुछ देशों में है। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।